बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड में हमारा टॉपिक चल रहा है रूस की विदेश नीति। और आज हम देखेंगे कि रूस और अमेरिकी संबंध किस प्रकार के रहे हैं। ये हमें स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो पहले पूर्व सोवियत संघ था, सोवियत संघ और अमेरिकी संबंधों से भिन्न विदेश नीति है रूस और अमेरिका की। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 के बाद। अब इसे रूस के नाम से, रूसी गणराज्य के नाम से इस देश को जाना जाता है। तो हम जो विदेश नीति पढ़ रहे हैं वो रूस और अमेरिका के बीच की है, जो कि सोवियत संघ अमेरिकी संबंधों से भिन्न विदेश नीति कही जा सकती है। राष्ट्रपति बुश और अमेरिका के संबंध में एकदम विपरीत स्थिति हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रपति बुश ने रूस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका ने रूस को सदस्यता उसकी स्वीकार भी कर ली। रूढ़िवादी तत्वों ने येल्त्सिन सरकार, जो कि रूस के राष्ट्रपति थे येल्त्सिन, उनके आर्थिक सुधारों और अर्थव्यवस्था के निजीकरण की योजनाओं को चुनौती दी थी। तो अमेरिका ने इसकी काफ़ी आलोचना भी की और 11 अप्रैल 1992 को जो वहाँ की सर्वोच्च विधायी संस्था थी, उसने राष्ट्रपति येल्त्सिन के अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव पारित किया और अमेरिका ने धमकी दी कि यदि येल्त्सिन को हटाया जाएगा तो वो जो आर्थिक सहायता कर रहा है 24 अरब डॉलर की रूस को, वो सहायता वापस ले लेगा। यूरोप में पुनर्निर्माण और विकास के संबंध में यूरोपीय बैंक ने भी ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। तो इसके द्वारा जो दोनों देश हैं उसमें यह अंदेशा व्यक्त किया गया था कि येल्त्सिन को सत्ता से हटाया गया और रूढ़िवादी सत्ता में आए तो जो रूस में आर्थिक सुधार और उदारीकरण हो रहा है वो उसको धक्का लगेगा। इसके साथ ही अमेरिका की दृष्टि में बोरिस येल्त्सिन एक अच्छे राष्ट्रपति सिद्ध हुए और उन्होंने अमेरिका येल्त्सिन को लोकतंत्र, मुक्त बाजार और स्वतंत्रता के पक्षधर नेता मानते थे। इसलिए निशस्त्रीकरण के बारे में भी अमेरिका और रूस के बीच समझौता हुआ। 1992 में न्यूयॉर्क में आयोजित सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में राष्ट्रपति बुश ने ये स्पष्ट किया था कि अभी शीत युद्ध वैसे समाप्त नहीं हुआ है और बोरिस येल्त्सिन ने फिर इस पर आपत्ति वापस की थी। शीत युद्ध की समाप्ति एक अंतर्राष्ट्रीय घटना मानी गई और किसी गुट विशेष की ये पराजय या विजय नहीं थी और इसे किसी के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि रूस के लिए भी ये कोई विशेष स्थिति नहीं थी। 1992 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अमेरिका की यात्रा की और वहाँ पर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, वाशिंगटन चार्टर के नाम से जाना जाता है। उस पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इससे दोनों देशों के बीच एक नए संबंधों की शुरुआत हुई। संयुक्त सैन्य अभियान संभव हुआ। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता, शीत युद्ध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, समझौता था। इसके साथ ही जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति येल्त्सिन ने वाशिंगटन चार्टर और 9 अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिसकी वजह से सैन्य, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के रास्ते खुले। युगोस्लाविया में भी अशांत यूरोपियन क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए दोनों देशों में सहयोग हुआ। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने शस्त्र कटौती को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौता किया था और इससे व्यापक समझौते के तहत परमाणु हथियारों के क्षेत्र में 2/3 कटौती की जा सकेगी। येल्त्सिन ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन में 24 अरब डॉलर की आर्थिक जो सहायता थी उसको भी प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
$24 की अमेरिकी सहायता के बुश प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की येल्त्सिन ने अपील की और दोनों देशों के बीच विस्तृत अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में भी सहयोग की सहमति हुई। और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। राष्ट्रपति बुश और येल्त्सिन ने शस्त्र परिसमन समझौते की घोषणा की और जिसके तहत 2003 में मिसाइल पर लगे सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या घटाकर 3500 तक करने का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही हम अगर और घटनाक्रम देखें दोनों देशों के बीच, तो 18 अप्रैल 1992 को रूस के राष्ट्रपति येल्त्सिन ने अमेरिका की आपत्ति के बाद भारत को रॉकेट प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर रोक लगाई। और रूस यात्रा के समय अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने भारत के साथ इस सौदे के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में रूस अमेरिकी सहयोग में गंभीर समस्याएं पैदा हो गई। और बेकर ने चेतावनी दी कि यदि अनुबंध रद्द नहीं किया गया तो अमेरिका रूस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा देगा। इस तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों की दिशा में ये कदम था। 3 जनवरी 1993 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने मॉस्को में स्टार्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों ने 2/3 कटौती परमाणु हथियारों में करने पर सहमति व्यक्त की थी। 1994 में रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने 2 दिवसीय शिखर वार्ता की और मॉस्को घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति येल्त्सिन के साथ 1994 में 5वीं मुलाकात की और दोनों के बीच वाशिंगटन शिखर बैठक में स्टार्ट 2 समझौते की कार्य योजना पर सहमति हुई और परमाणु हथियारों पर कटौती के लिए भी सहमति हुई। और दोनों ने परमाणु हथियार कम करने के लिए अपने समझौते किए और इससे संबंधित सहमति व्यक्त की। इसी तरह से नाटो को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद थे और बाद में फिर अमेरिका की पहल पर पूर्वी यूरोप के 3 देश पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को जुलाई 1997 में नाटो संगठन में शामिल कर लिया गया। और इसके साथ ही ये जो एक निर्णय था वो स्पष्ट हो सका। इसके साथ अगर हम देखें तो जो रूस का एक गणराज्य था चेचन्या, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही थी और रूस ने वहाँ सैन्य कार्यवाही शुरू की थी, वायु सेना का प्रयोग किया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने इसको मानवाधिकारों की सुरक्षा के नाम पर इस तरह की कार्यवाही को बंद करने के लिए रूस पर दबाव डाला और इस बात को लेकर अमेरिकी रूस संबंधों में फिर तनाव की थोड़ी स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन रूस का ये मानना था कि ये उसका देश का निजी मामला है और राष्ट्रपति पुतिन ने इसका विरोध किया। इसके साथ ही यहाँ पर इस विवाद को लेकर थोड़ा सा संबंधों में गड़बड़ाहट आई। 2001 में यदि हम देखें तो पुतिन और बुश के बीच में एक शिखर वार्ता हुई और ये अमेरिका में हुई थी और ये अफगानिस्तान में वैकल्पिक सरकार के मुद्दे को लेकर और नाभिक जो शस्त्र हैं उनमें कटौती को लेकर दोनों देशों में सहमति हुई। और राष्ट्रीय प्रक्षेपण सुरक्षा कार्यक्रम के मतभेद तो बने रहे, लेकिन दोनों देशों ने कुछ हद तक परमाणु शस्त्र की कटौती को लेकर सहमति व्यक्त की थी। निशस्त्रीकरण समझौते से रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध की पूर्ण समाप्ति हुई 1991 में और ये देश शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के कट्टर शत्रु रहे थे। वाक युद्ध इन दोनों देशों के बीच में था, लेकिन 2002 में मॉस्को में मैत्री की दिशा में कदम बढ़ा और रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन जो मुख्यालय था वहाँ 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ 21 मई से लेकर 24 मई 2002 तक। और उस समय वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐतिहासिक परमाणु निशस्त्रीकरण संधि
और आतंकवाद के खिलाफ सामरिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और इसके तहत दोनों देशों ने निर्णय किया था कि वो अपने परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में नए सामरिक संबंधों के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए और शीत युद्ध पूर्ण रूप से इस समय समाप्त हो चुका था और दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत देखी जा सकती है, जिससे विश्व में शांति की स्थापना की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा। इसी घटनाक्रम में हम आगे यदि देखें तो दोनों देशों ने 2/3 परमाणु हथियार नष्ट करने पर समझौता किया, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी मुहिम के लिए समर्थन किया और दोनों देशों के बीच ईरान को लेकर, उत्तरी कोरिया इत्यादि को लेकर भी विभिन्न वार्ताएं हुई और सहमति व्यक्त हुई। सामरिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में भी दोनों देशों ने 27 सितंबर 2003 को कैंप डेविड में अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भेंट की। दोनों ने सामरिक रिश्तों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया, सामरिक मुद्दों पर पारदर्शिता और आपसी विश्वास के क्षेत्र में नई शुरुआत की और सैन्य सहयोग और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसी तरह से रूस अमेरिकी संबंधों में एक अच्छी शुरुआत के बाद बीच में कड़वाहट का टाइम भी देखा जा सकता है 2007 से, जब दोनों देशों के बीच में कुछ शांतिपूर्ण संबंधों में गिरावट आई। रूस ने एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था और रूस का कहना था कि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसकी मार से नहीं बच सकेगा। तो इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति आ गई थी और मतभेद पैदा हुए। इसी तरह से रूस द्वारा नई मिसाइल के परीक्षण की बात करने पर अमेरिका और रूस के वर्तमान संबंधों में फिर से थोड़ा सा फर्क आया। 2007 के आरंभ में म्यूनिख में एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिकी दादागिरी की आलोचना की थी और इस बात को लेकर फिर से तनाव की स्थिति पैदा हुई। इसके साथ ही सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी और जो मिसाइल और हथियार थे वो पुराने हो चुके थे और अमेरिका के आधुनिक हथियारों के सामने उनकी स्थिति कमज़ोर थी। तो रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहा था, इसलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये मानना था कि वो अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करना चाहता है और इसी बात को लेकर उसने अपने कई सैन्य कार्यक्रम शुरू किए और अमेरिका के साथ इसीलिए संबंधों में खटास आई और जो सामरिक संतुलन है वो बिगड़ा। इसके बाद यदि हम देखें तो अमेरिकी रूस शिखर वार्ता हुई 2009 में और ये इसका उद्देश्य था परमाणु शस्त्रों की संख्या में कटौती करना। 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा और रूस के उस समय राष्ट्रपति थे मेदवेदेव और उन दोनों के बीच में द्विपक्षीय शिखर वार्ता हुई और ओबामा मॉस्को गए, रूस की राजधानी, और इस शिखर वार्ता में दोनों ने संबंधों को फिर से सुधारा, आपसी सहयोग के लिए सहमति हुई, परमाणु हथियारों में कटौती पर समझौता हुआ और 91 में स्टार्ट संधि पर नए सिरे से समझौता हुआ और दोनों ने इस पर सहमति व्यक्त की कि वो अपने शस्त्रों में कटौती करेंगे। इसी समय अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नाटो के सैनिकों को पहुंचाने के लिए रूसी वायु क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति भी रूस ने इस शिखर वार्ता में प्रदान की। अफ़गानिस्तान में जारी युद्ध में अमेरिका का साथ निभाने को रूस सहमत हुआ और इसके एवज में ओबामा को मध्य यूरोप में मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती की। अमेरिकी योजना के मामले में सभी दबाव के आगे को झुकना पड़ा। तो इस तरह से सन 2000 तक हम ये 9 तक ये देख सकते हैं। इसी समय
2009 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ और दोनों देशों के बीच में संबंधों की नई शुरुआत हुई। 2009 में ओबामा जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्होंने मॉस्को का दौरा किया और वहाँ के राष्ट्रपति मेदवेदेव से अच्छे संबंधों की शुरुआत हुई। इसी समय अगर हम इसके आगे देखें 2010 में तो परमाणु हथियार कम करने पर दोनों देशों में समझौता हुआ, जो कि न्यू स्टार्ट संधि के रूप में जाना जाता है और इस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। 2011 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिडेन ने मॉस्को की यात्रा की और नए संबंधों की शुरुआत हुई। 2012 में पुतिन रूस के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने अमेरिका से सहयोग की नीति को बढ़ावा दिया। 2013 में सीरिया के संबंध में दोनों की नीतियां तय की गई दोनों देशों के द्वारा। 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए दोनों ने सहमति व्यक्त की। 2016 में अमेरिका ने रूस पर साइबर हैकिंग का आरोप लगाया और फिर से संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट इस दौर में आई थी। 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता हुई। दोनों देशों ने आरोप प्रत्यारोप और विभिन्न अन्य मसले जैसे ईरान, उत्तरी कोरिया, सीरिया, इन मसलों पर विभिन्न वार्ताएं की और उनका समाधान करने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 2018 में सीरिया और रासायनिक हमले, G7 जैसे मसले उभर कर सामने आए। इसी तरह 2019 में जर्मनी और रूस के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को लेकर मसला उठा। 2019 में ये काफ़ी विवादास्पद विषय रहे और 2020 में ट्रंप और पुतिन के बीच विभिन्न वार्ताएं हुई हैं और ये माना जाता है कि ट्रंप पुतिन के प्रभाव में काफ़ी हद तक हैं और सीरिया, यूक्रेन, उत्तरी कोरिया, वेनेजुएला इत्यादि मसलों पर एक दूसरे से प्रभावित होकर निर्णय ले रहे हैं। तो ये अभी चल रहा है और निरंतर कंटिन्यू अमेरिकी रूस संबंधों को हम देख सकते हैं।